हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो? मस्त पढ़ाई चल रही है, मस्त मौज आ रही है जीवन में। चलिए, बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ी पढ़ाई चल रही है और बहुत तगड़ी पढ़ाई चल रही होगी तुम्हारी। एकदम जम के मौज महार पढ़ाई कर रहे होगे तुम, मस्ती में एकदम। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और हम लोग चैप्टर नंबर 11 पर हैं और चैप्टर नंबर 11 को आगे बढ़ाते हैं तुम्हारी मस्ती मस्ती में ही। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। आइए चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर में आगे की कुछ वार्तालाप करेंगे। चलो अच्छा, तो एक बार बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है जिससे मैं आगे लेके चलूं तुम्हें। और ये सब मैंने पढ़ लिया है काफी कुछ, तो आज मैं तुम्हें सीधा नए टॉपिक पर लेकर के चलूंगा जहां पर हम चर्चा करेंगे अपनी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। लास्ट हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस के बारे में हमारा काफी गहन चर्चा रही थी लास्ट क्लास में ना, और पूरी क्लास हमारी इंडिपेंडेंस वर्ड को समझने में ही चली गई। तो एक बार उसको रिकॉल करते हैं फटाफट से। क्या सीखा था? इंडिपेंडेंस हम दो तरीके से रख सकते हैं और हमें दोनों तरीके से रखनी चाहिए। एक तो इंडिपेंडेंस है स्टेट ऑफ माइंड, कि भाई माइंड से हम इंडिपेंडेंट है, कि हम लोग क्या है, बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड है कि हमें कोई भी खरीद नहीं सकता या कोई भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पहली बात तो ये। प्लस हम इंडिपेंडेंट हैं, ये हमारे दिमाग को पता है, ये हमें इंटरनली पता है, लेकिन बाहर से देखने में भी लगना चाहिए कि ये बंदा इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंस माइंड से भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस अपीयरेंस से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपके दिखावट में भी झलकनी चाहिए। आई होप आपको ये चीजें याद होंगी। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वहीं पे लेके चलता हूँ फटाफट से। ये सब हमने रीड कर लिया है, प्रिंसिपल वर्सेस रूल, ये सब पढ़ लिया हमने। फंडामेंटल प्रिंसिपल, 5 फंडामेंटल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लास्ट कौन सा था बताओ? प्रोफेशनल बिहेवियर। भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर हमने कुछ थ्रेट पढ़े थे इसके बाद। हाँ, हमने कुछ थ्रेट पढ़े थे कि कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो मेरी इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर सकते हैं। लाइक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया, और कौन सा हो गया? एडवोकेसी थ्रेट हो गया, और कौन सा थ्रेट था? इंटिमिडेटरी थ्रेट था मेरा, और ये सारे मेरे जो थे, ये सारे ऐसे ऐसे थ्रेट मैंने पढ़े थे। फैमिलियरिटी थ्रेट लास्ट में एक था। तो ये सारी चीज हमने कवर कर ली थी। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर चलेंगे। सेफ गार्ड भी पढ़ लिए थे मेरे ख्याल से मैंने ना, कि कौन कौन से सेफ गार्ड्स मैं अप्लाई करूंगा जिससे मेरा जो इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है वो मिनिमम हो सके, है ना, कि मैं कैसे बचाऊंगा अपने आप को इन थ्रेट से। ये सब मैंने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। चलिए, आज मैं चाहता हूं कि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताऊं जो कि बड़ी मजेदार हो, मजेदार भी हो और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आई होप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मीनिंग इतनी बार हमारी चर्चा में अभी तक आ चुका है और हल्का हल्का मैं इसके बारे में तुम्हें ज्ञान दे भी चुका हूं। तो लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं इसके बारे में एकदम गहन चर्चा कर लूं। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जो बेसिक मीनिंग है उससे नहीं हटेंगे। और बेसिक मीनिंग क्या है इसका? कि अलर्टनेस ऑफ माइंड। माइंड मेरा कैसा रहना चाहिए? एकदम चौकन्ना, एकदम अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, वैसा अलर्टनेस होनी चाहिए माइंड के अंदर। प्लस और क्या होना चाहिए? मेरा माइंड, मैं शुड बी अ क्वेश्चनिंग माइंड, कि कहीं पे भी कुछ भी दिखे ना, क्वेश्चन पूछ लो मैनेजमेंट से, यार ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्यों करा, ये ऐसा कैसे हो गया। तो यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी अलर्ट। तो यही है बेसिक जो फंडामेंटल मीनिंग है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। और आज की भाषा में बताऊं क्या मीनिंग है? रेड फ्लैग। रेड फ्लैग है, चौकन्ने हो जाओ, ओहो कुछ तो खतरा है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो पहचानो अपने रेड फ्लैग को। तो रेड फ्लैग पहचानने मेरे को, और जैसे रेड फ्लैग दिखे वैसे सवाल जवाब चालू। ऐसे वेट नहीं करना है आगे का कि कुछ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा तभी हम जाकर के क्या करेंगे, तभी जाकर के हम देखेंगे ओहो ये क्या हो गया, तब जाके दुख मनाएंगे। नहीं, पहले ही चौकन्ने हो जाएंगे। पहले रेड फ्लैग दिखेगा ना, पहले देखेंगे अरे ये रेड फ्लैग है यहाँ, तो कुछ तो झोल झाल है। तो एकदम से होता है ना रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे तुम्हें रेड फ्लैग दिखता है, हाँ वहीं की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम ये तो रेड फ्लैग है, क्या बात करनी चाहिए, तो वैसे ही तुरंत यहाँ पे भी बात करनी है। ओहो ये यहाँ रेड फ्लैग नजर आ रहा है, तो इस पर बात करते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो समझ आया? आओ एक बार अब रीड आउट करते हैं। यही सारी बातें जो लिखी है ना, यही पढ़नी है मेरे को, जो मैंने बताई है ये सारी बातें फटाफट से रीड आउट करेंगे। देखो अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और ये एग्जाम के लिहाज से कुछ हद तक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि काफी बार इस पे शॉर्ट नोट पूछा गया है पहले, और पहले पूछा गया है तो आगे भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड। ये क्या है? इट इज एन एटीट्यूड। ओहो एटीट्यूड है ये, कोई बात नहीं, आ जाओ कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से मजा नहीं आ रहा, रेड। चलो, दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। कैसा माइंड होना चाहिए?
क्वेश्चनिंग माइंड, फटाक से क्वेश्चन पूछना है। बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, जहां पे मुझे लग रहा है कि यार यहां मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मुझे रेड फ्लैग दिख गया ना, यहां गड़बड़ हो सकती है, तो पूछ लो, क्वेश्चन कंफर्म कर लो फटाफट से कि यार ये ऐसा है, फटाफट से बताओ मेरे को, ठीक है। ड्यू टू एरर और फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकती है? या तो हो सकता है कोई एरर हो, या तो गलती से कुछ ऐसा हो गया हो, या हो सकता है उसके मन में ही चोर है, वो जानबूझ के आपको धोखा दे रही है या दे रहा है। मैनेजमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पर्सन है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। ड्यू टू एरर और फ्रॉड एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। और ऑडिट एविडेंस क्रिटिकल असेसमेंट करना भी अनिवार्य है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा था मेरे लिए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और कुछ और बात करेंगे। अरे आजा भाई, चलो। इट सिग्निफाइज दैट ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट फॉर एवर। अब यहां पे ना बातें रिपीट होंगी, लेकिन मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे एमसीक्यू का खतरा है। एग्जाम में एमसीक्यू किस लाइन से आ जाएगा ये तो मुझे नहीं पता। बेसिक मीनिंग जो बता दिया वही लिखा है, उसी को घुमा 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 के बार बार कहेगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे कुछ अलग बात भी कह देगा। तो आई होप बने हुए हो और फटाफट से देखो मेरे साथ। द ऑडिटर्स एटीट्यूड शुड बी ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, हाँ ऊपर बताया तो यहाँ दोबारा टाइम पास कर रहा है हमारे साथ, देखो। ऑफ चैलेंजिंग द थिंग्स इन लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंस, जो एविडेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो उसके एविडेंस ने एकत्रित किए हैं उसे चैलेंज कर रहे हैं, या वो उन एविडेंस को चैलेंज करना चाहता है अपने अलर्टनेस की वजह से। उसे लग रहा है कि यार ये एविडेंस तो है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ कुछ तो घपला लग रहा है, कुछ कुछ तो है झोल जाल, तो वो उन पे चैलेंज कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। द ऑडिटर शैल प्लान, क्या करेगा हमारा ऑडिटर? प्लान करेगा और फिर परफॉर्म करेगा। सिर्फ प्लान करके सो नहीं जाएगा, प्लान करके परफॉर्म भी करेगा। क्या परफॉर्म करेगा? एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमारा जो ऑडिटर है वो ऑडिट करेगा, प्लान करेगा और परफॉर्म भी करेगा। कैसे करेगा? दोनों चीजें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के जरिए, अलर्टनेस के जरिए, क्वेश्चनिंग माइंड को ध्यान में रख करके। रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्कमस्टेंसेस मे एग्जिस्ट दैट कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मैटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में रखेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा, क्या पता हो, अलर्ट रहेगा। क्या यार यहां कहीं एरर तो नहीं है, जहां कहीं फ्रॉड तो नहीं आ गया, मतलब वो ये ढूंढ रहे, फ्रॉड ढूंढने जा नहीं रहा है, लेकिन जहां भी उसे रेड फ्लैग नजर आएगा वो वहां पे तहकीकात जरूर करेगा, पूछताछ, तहकीकात मतलब पूछताछ करेगा, क्योंकि हम सीबीआई ईडी तो है नहीं जो तहकीकात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑडिट अलग होता है, हम ऑडिटर हैं, हम एक लाइक अ वॉच डॉग, ना कि ब्लड हाउंड, तो हम पूछताछ करेंगे, ठीक। ओके चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेशनल इसके अंदर इंक्लूड बीइंग अलर्ट। आप कैसे अलर्ट रह सकते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। बताओ भाई ये कैसी बात है, ठीक है। हाँ भाई कहाँ गया, अरे यार हाँ चलो, ओ माय गॉड, रुको रुको, क्या है क्या? हाँ जी, चलो एग्जांपल दिए हुए हैं। हाँ भाई, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस, मतलब आपने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा था, लेकिन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, आपने और एविडेंस कलेक्ट करे, तो जो आपने पहले एविडेंस कलेक्ट करा था ना वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। यार यहाँ तो कुछ और कह रहा है, वहां कुछ और है, मतलब कॉल पे तो कुछ और का और सामने कुछ और कह रहा है, ये तो गलत बात है ना। कॉल पे तो तुमने कुछ और वादा किया था, सामने आके तुम कुछ और वादा कर रही हो, ये गलत बात है, ये कॉन्ट्राडिक्ट है आपके, तो रेड फ्लैग है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पहचानना रेड फ्लैग को। Information that brings into question the reliability of document and response to inquiries to be used as a audit evidence। या तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लेकर के आया जो हमारे क्या करता है, क्वेश्चन करता है डॉक्यूमेंट जो हमने करते हैं उनकी रिलायबिलिटी पे हमें शक हो गया, यार तुम रिलायबल नहीं लग रहे हो, तुम पहले सही थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, जैसे मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ आगे, वैसे वैसे मुझे नई इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, और जो मेरा पहले का भरोसा था ना वो डगमगा सा रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाने की जरूरत है। आपको रेड फ्लैग नजर आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, अरे कुछ ऐसी कंडीशन ही पैदा हो गई है जहां से क्लियरली हमें लग सकता है कि यहाँ तो फ्रॉड होना तय है। ये तो वही वाली बात हो गई कि वो ऑनलाइन तो है, लेकिन तुम्हारे पास मैसेज नहीं आ रहा है, और जब तुमने अगले दिन पूछा क्यों, क्या हो गया था, उसने कहा कुछ नहीं मैं तो सो गई थी। ओह ये तो क्लियर कंडीशन लग रही है भाई फ्रॉड की, यहाँ तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो ये वाली बात है ना। Circumstances that suggest the need for audit, लेकिन अरे ऑडिट की बात अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, वो तो याद करवाने के लिए समझा रहा हूँ। तुम कभी एग्जाम्पल में लिख के आ जाओ एग्जाम में, सर वो तो ऑनलाइन थी लेकिन हमसे कास हो गई, तो ये कंडीशन ऑफ फ्रॉड ना, बिजनेस में अलग होती है। That suggests the need for audit procedure in addition to those required by the SS। और हमें लग रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं,
एसेज ने जो बोली थी वो तो प्रोसीजर मैंने परफॉर्म कर लिए, वो तो मैंने स्टेप्स लगा लिए, लेकिन अभी भी ना सेटिस्फेक्शन सा नहीं आ रहा है, अभी भी मजा नहीं आ रहा है। वो कहने वाली बात है ना कि मजा नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, और अल्टरनेट प्रोसीजर लगाओ, और एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोसीजर लगाओ। तो वाली बात है, अगर आपको लग रहा है कि यार एसेज ने सारे जो प्रोसीजर बोलते हो तो मैंने लगा लिए, लेकिन उसके बाद भी ना मुझे कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और प्रोसीजर लगाओ और अलर्टनेस के साथ पता लगाओ कि क्या कुछ लोचा तो नहीं है ना। तो ये था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का अभी तक का मेरी चर्चा का विषय। अब आगे बढ़ेंगे, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है वैसे तो ये, अभी तो और भी बहुत कुछ है इसमें। आ जाओ। मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। तो अगर हमारा ऑडिटर रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है, क्या हम ऑडिट में कभी भी रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम एब्सोल्यूट, अगर रिस्क को एलिमिनेट ही कर देते तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे देते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं टू द एक्सेप्टेबली लो लेवल। जितना हमारे बस में, जितना हम कर सकते हैं उतना हम लो कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऐसा नहीं कि एक दिन लगाना है, 2 दिन लगाना है भाई, ये जब तक जीवन है, मतलब जब तक ऑडिट चलेगा तब तक हमें अलर्ट रहना है। धोखा देने वाला कभी भी धोखा दे सकता है, ऐसा नहीं कि शुरुआती 6 महीने सबको अच्छा चल रहा है, सब अच्छा ही चलेगा जीवन भर, हमेशा अलर्ट रहना भाई, सब ध्यान रखना। जीवन का सार भी छुपा है इस टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, तो अगर प्रोफेशनल क्या करोगे, मेंटेन करोगे, तो क्या क्या फायदे होंगे, उससे क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अवॉइड तो कर नहीं सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। तो क्या होगा, हम लोग जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं वो ओवरलुक्स से बच जाएंगी। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, क्या करेंगे, ओवर जनरलाइजिंग जो हम करते हैं ना कि यहाँ छोटी छोटी एरर ही तो है, कोई नहीं छोड़ दो इन्हें, लेकिन क्या पता उन छोटी छोटी गलतियों का या छोटे छोटे अमाउंट्स का उस समय उस लेवल पर इतना बड़ा इंपॉर्टेंस ना हो जितना इंपैक्ट उनको इकट्ठा करके एक साथ देखें और बाद में कुछ ऐसा हो जाए, ओहो ये तो यार हमने सोचा जनरलाइज करते हैं, अगर हम कुछ ओवर जनरलाइज कर गए और ओवर जनरलाइज कर बाद में लगे ये तो बहुत ही मामला खराब हो गया, तो वो सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन इन डिटरमाइनिंग द NTE नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। सिंपल सी बात है, ठीक है। एमसीक्यू के लिहाज से पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है, या हो सकता है पूछ ले 2 नंबर में और 3 पॉइंट लिखवा ले आपसे, ठीक, हटा दो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट, क्यों जरूरी है भाई साहब, क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए, किसका, ऑडिट एविडेंस का, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट देनी है, हमें जो ओपिनियन देना है वो किसके बेसिस पर देना है, अपने साई के बेसिस पर, यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इट ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अरे साई की बात आ गई, लो अभी हमने साई की बात करी, साई आ गए, ठीक है, लो चलो। ऑब्टेन्ड इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस, फॉर अब एग्जांपल है यहाँ पे, in the case where fraud risk factor exists and single document of a nature that is susceptible to fraud is also is sole supporting evidence for a material, अरे एग्जांपल है फालतू का, ठीक है, इतना तो हम समझ ही गए हैं, छोड़ सकते हो इसको, ये कुछ अच्छा पढ़ते हैं। हाँ, ये लास्ट के 2 पैर इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये और इंपॉर्टेंट है मेरे उसके लिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के लिए, ठीक है। आ जाओ, पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर सब मिक्स हो जाता है, कर लें क्या, चलो ये 2 पैरे ध्यान से पढ़ने हैं अब, ठीक है। तो नेवरदलेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करना है, ऑडिटर को जरूरत देखिए कंसीडर करे रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। इट इन केसेस ऑफ डाउट, अगर डाउट है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर उसे जो इंफॉर्मेशन है उसकी रिलायबिलिटी पर अगर शक है ऑफ इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल फ्रॉड, द एसेज रिक्वायर दैट ऑडिटर इन्वेस्टिगेट फर्दर। क्या करेगा ऑडिटर, अगर उसे डाउट है तो आगे इन्वेस्टिगेट करेगा और पता लगाएगा क्या जो उसका शक है कहीं वो रियल तो नहीं है दोस्त, ठीक है। फर्दर एंड डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर। तो पता लगाएगा, आइडेंटिफाई करेगा कि खुद से मेहनत करेगा कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे मेरे पास प्रोसीजर जो अप्लाई कर सकता है इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो धोखा दे सकती है या दे सकता है तो तुम क्या करोगे, उसके फोन पर नजर रखना चालू कर दोगे, वो कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है ये देखना चालू कर दोगे, और लगता है कि कॉमन फ्रेंड ही उस समय ऑनलाइन है तो कहीं ना कहीं ध्यान रखोगे कि कहीं दोनों सेम टाइम पे तो ऑनलाइन नहीं है, कितनी बार कॉल पे बिजी जा रहा है तुम्हारे फोन करने पे उसका कॉल, तो भाई ये सब क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तुम रिजॉल्व करने को ट्राई करोगे मैटर को, रैंडमली मिलने चले जाओगे, रैंडमली कॉल कर दोगे, रैंडमली मैसेज कर दोगे, देखोगे अरे आता है कि नहीं आता है सही टाइम पे रिप्लाई,
तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑडिटर जो गया है ऑडिट करने, तो अपने जो पुराने एक्सपीरियंस थे, मतलब पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैनेजमेंट ने पहले बहुत लॉयल्टी दिखाई, पहले बहुत ज्यादा उसने ऑनेस्टी दिखाई, तो अब हम जब जा रहे हैं तो क्या पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कंसीडर करेंगे, बट साथ में अलर्ट भी रहेंगे, क्योंकि धोखा देने वाला कभी भी धोखा दे सकता है ना, कब किसके मन में क्या जाग जाए धोखा देने के लिए, तो वो वाली बात है। तो देखो ये वाली बात लिखी है यहाँ पे, द ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड TCWG। ठीक है, तो जो ऑडिटर है वो डिसरिगार्ड नहीं कर देगा, वो उसको हटा नहीं देगा, अरे पास्ट में तुम्हारे ऑनेस्ट थे अब तुम ऑनेस्ट नहीं हो गया, ऐसा वो ये मान ही नहीं लेगा कि अरे पहले ऑनेस्ट था ये इंसान अब नहीं है, पहले मैनेजमेंट बहुत लॉयल थी अब नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं मानना है। हाँ, पुराना एक्सपीरियंस था, अच्छा था, तो एक ये रखा कि हाँ ये लोग सही लोग हैं, बट लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें पता है कि पहले अच्छा काम करा था तो हम पूरी तरीके से आंख बंद करके अपनी रिपोर्ट साइन कर देंगे। नहीं, अब जब नया ऑडिट करने जा रहे हैं नए वर्ष का, तब भी हम अलर्ट रहेंगे। ये चीज है। ठीक है, ऐसे जाते ही नहीं कह देना अरे तुम पहले ईमानदार थे बे अब तो तुम ईमानदार नहीं हो, नहीं वो नहीं, तुम पहले ईमानदार, तुम आज ईमानदार हो, बट मैं अपना काम तो अलर्टनेस से ही करूंगा ना, ये बस ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब बिलीव दैट मैनेजमेंट एंड TCWG are honest and have integrity does not relieve the auditor of the need to maintain professional skepticism। ये वाली बात है बस, कि ये बिलीव कि वो पहले ऑनेस्ट थे, इंटीग्रिटी थे, उनमें लॉयल्टी थे, तो ये ऑडिटर इस बात से बच नहीं जाता है कि पहले ऑनेस्ट थे ना अब भी ऑनेस्ट ही होंगे, तो ये गलत बात है। तो मतलब कि वो अलर्टनेस फिर भी रखेगा। ठीक है, तो वो वाली बात इसने यहाँ पे क्लियर कर दी अपनी बात क्या करके। तो बस ये मेरा प्रोफेशनल स्क्रिप्शन के बारे में पूरी चर्चा थी मेरी। आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप अभी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव चैट के जरिए भी पूछ सकते हैं, फटाफट से मैं अभी के अभी आपका रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपना डाउट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आओ जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नहीं चलेगा, ऊपर नाटक दिखा रहा है मेरे को। अब कहीं ना कहीं इस चैप्टर का दूसरा पड़ाव चालू हो जाता है मेरा। ठीक है, अभी तक इसने बताया कि आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट रहो, आपके इंडिपेंडेंट में कैसे कैसे खतरा हो सकता है, वो सब इसने बताया। अब हमने सब कुछ समझ लिया है कि हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हम कैसे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हमारे में कहां कहां पे खतरा आ सकता है, उसे कैसे सेफगार्ड करके रखना है, कैसे ऑडिट करना है, अलर्टनेस रख करके, वो सब इसने मेरे को बता दिया। तो अब बारी है ऑडिट करने की, बट ऑडिट करने से पहले हमें एक काम करना होता है कि मैं एज अ ऑडिटर और आप एज अ मैनेजमेंट, हमारे बीच में एक समझौता होगा, एक एग्रीमेंट होगा, जिसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट लेटर। तो हम लोग ये तय करेंगे कि मैं आपके यहां पे ऑडिट करने आ तो रहा हूं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी क्या करेंगे, हम रिटर्न में लिख के रख लेंगे कि यार तुम आओगे, ये करोगे, वो करोगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सारी बातें हम लिखित में कर लेंगे, जैसे कभी फ्यूचर में हमारे बीच में कोई लड़ाई वड़ाई हो तो ये ना हो कि भाई ये तुम्हारा काम था, ये तुम्हारा काम था, ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ रिटर्न में लिख के रख लेंगे। ठीक है, और यही जो रिटर्न रिक्वायरमेंट है ये मुझे बताता है एक नया एसे। अभी तक मैंने एक ऐसे पढ़ा है, ऐसे 200। ऐसे 200 का नाम बताओ मेरे को फटाफट से। ऐसे 200, दो भाई दोनों ही तबाही। ठीक है, दो भाई दोनों ही तबाही, मतलब दोनों भाई, दो भाई दोनों का नाम सेम सेम है ना। ऐसे 200, क्योंकि क्या बनाया था, दो भाई और सेम है तो 100। ठीक है, 0 0 जुड़वा, तो नाम क्या था और नाम भी सिमिलर था, उया एंड कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, एंड दूसरे भाई का नाम कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ये वाली बात थी, तो ये 200 का नाम था। अब ऐसे 200 मेरे को सिखाएगा इसके बारे में, लो आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऐसे 200। ठीक है, ये डील किससे करता है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से। तो ये मेरे को बताएगा एंगेजमेंट लेटर कैसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या करना है, क्या जरूरत है, वो सारी बातें इसके अंदर पता चलाएंगे। ऐसे 200 के 210। ठीक है, आ जाओ जी। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पैरा कि ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या होगा। हमारे बीच में जो एंगेजमेंट हो रहा है, यानी हम लोग एक बीच में क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि भाई मैं आपके यहाँ पे आऊंगा, आपकी कंपनी का ऑडिट करूंगा, आप मुझे उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी है अकॉर्डिंग टू FRF, तो वो मेरे को प्रोवाइड करवाएंगे और मैं उस पर चेकिंग करूंगा कि काम सही से हुआ या नहीं हुआ, मेरा ये काम है, और उस पर ओपिनियन दे दूंगा जो भी मेरे को सही लगेगा। क्लीन ओपिनियन देनी है या फिर
मुझे लगता है कि नॉट क्लीन ओपिनियन के नाम होते हैं, बट अभी मैं उस नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आगे जाकर के पढ़ने हैं। अभी यहाँ उनका रेलिवेंस इतना खास नहीं है, नाम आएगा मैं बता दूंगा ये एक ओपिनियन का नाम है, बट अभी मेरे को नहीं पता है क्योंकि वो तभी समझूंगा जब मैं ऐसे 700 पढ़ूंगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करता हूँ मैं। खैर अभी वापस आते हैं ऐसे 210 की तरफ। तो एन ऑडिट एंगेजमेंट इन्वॉल्व, ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, क्या इन्वॉल्व करता है? एन ऑडिटर इंगेजिंग एन ऑडिटर बाय अ क्लाइंट। क्यों भाई? फॉर ऑडिट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लाइंट ने इंगेज करा है ऑडिटर को, क्या करने के लिए? एफएस को ऑडिट करने के लिए, सीधी बात। हाँ जी। ऑडिट इंगेजमेंट टर्म्स कैन इंक्लूड मैटर, क्या क्या हो सकता है इंगेजमेंट लेटर में, क्या क्या टर्म्स होंगी मैं बताता हूं ना, देखो मेरे को पता है क्या क्या मैटर रखोगे इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव, किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, स्कोप क्या होगा ऑडिटर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भाई की, है ना, ऑफ मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होंगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर। एग्जाम के लिहाज से पहले आईसीआई ने इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा है कि व्हाट आर द कंटेंट इन एंगेजमेंट लेटर। ये 5 कंटेंट हैं यहां पर। 5 कौन कौन से कंटेंट है मैं आपको बता ही देता हूं अभी के अभी। देखो पहला सच एज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 1, ठीक है। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक, यहां पे पहला कॉमा खत्म हुआ। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 3, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा मैंने वो 2 मिक्स कर दिया ना ऊपर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 होते वरना, ठीक है। आ जाओ, और कहां गया ये रहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफएस एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट बाय इशूड बाय ऑडिटर। ये मेरा हो गया। अभी तक के हिसाब से वैसे 5वां होना चाहिए था, बट मैंने जिस हिसाब से स्टेटमेंट लिखी उसका से 4 हो गया ये। बट अगर मैं सही कर दूं इसको, ये 5 हो जाएगा, ये वाला 4th हो जाएगा, ये वाला 3rd हो जाएगा, और ये 1 and 2 हो जाएंगे यहीं पे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेते हैं इसको अभी के अभी, क्या क्या आएगा इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ याद कर लो या तो। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3-4 हो गए मेरे। एंड लास्ट में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या एप्लीकेबल एफआरएफ, आइडेंटिफिकेशन करना है एप्लीकेबल एफआरएफ का, किस लिए? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी बात हो गई, लेकिन इसके बाद मैं यहां नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे रिपोर्ट भी देनी है बाद में, तो मैं एक डिस्क्लेमर टाइप, एक रेफरेंस टाइप दे दूंगा कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके की होगी। तो मैं वो एक दे दूंगा, रिपोर्ट दे दूंगा इसमें, रेफरेंस आगे भाई, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म, कि मेरा रेफरेंस रहेगा कि एक्सपेक्टेड फॉर्म कि कैसा रहेगा रिपोर्ट का, एक्सपेक्टेड रिपोर्ट कैसी रहेगी, और उसमें क्या क्या कंटेंट रह सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूं बाद में, क्योंकि ये रेफरेंस है सिर्फ, ठीक है। टू इशूड बाय ऑडिटर, कि हमारा ऑडिटर कैसे इशू करेगा। तो ये एक टॉपिक था, अच्छा टॉपिक है, काफी बार आईसीआई ने पहले पूछा हुआ है इसको, तो ऐसा है फ्यूचर में भी कभी आईसीआई मस्ती कर सकता है हमारे साथ, तो ध्यान रहे इस बात का, है ना। चलो आगे। अरे पेन का कलर ही चेंज नहीं हुआ, बताओ कौन सी बात है। उससे पहले मैं इसे ऊपर कर दूं। हाँ जी, आ जाओ। अब जब ये बात हो चुकी है कि इंगेजमेंट लेटर होगा, तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट भी होगा ना, कि दोनों एग्री करने चाहिए उस एंगेजमेंट में। ऐसा थोड़ी कि मैं लिख दे हाँ भाई ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम्हारी नहीं चलेगी। अरे दोनों मिलजुल के फैसला लेंगे, दोनों बात करेंगे, दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को सुनेंगे, समझेंगे, और फिर जाकर के लिखेंगे, ठीक है। तब जाकर रिटर्न एग्रीमेंट लेटर बनेगा। तो दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा एक के कहने पे। आ जाओ। तो ऐसे 210 डील करता है इस बात से, ऐसे 210 डील विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एग्री करे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में विद मैनेजमेंट एंड विद एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग दैट सर्टेन प्री कंडीशन ऑफ फॉरेन ऑडिट। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्री कंडीशन होती है ऑडिट की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच रेस्ट विद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। ओके, हटाओ इसको। ये वाला पैरा नॉट सो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। हाँ ना भाई, नाटकबाजी कर रहा है। अब जरूरी क्या है, ये प्री कंडीशन क्या होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा है इसे ने काफी बार कि बताओ भाई प्री कंडीशन क्या होती है।
तो प्री कंडीशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। तो भाई हमारा जो ऑडिटर है वो एक्सेप्ट कब करेगा, कब करेगा वो ऑडिट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू कब करेगा, जब क्या होगा, जो बेसिस हैं, जो क्या होंगे, बेसिस एग्रीड हो जाएंगे, दोनों एग्री कर लेंगे तभी तो कर पाएगा, वरना कर ही नहीं पाएगा बेचारा ऑडिट, हमारा ऑडिटर तो है, तो गलत बात नहीं हो जाएगी। तो देखो, तो क्या होना चाहिए, एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट। तो हमारा ऑडिटर देखेगा क्या प्री कंडीशन है, ऑडिट करने से पहले कुछ कंडीशन है जो कि होनी ही चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो प्री कंडीशंस हैं, ऑडिटर देखेगा, अगर है तो आगे बढ़ेगा, नहीं है तो वो टॉपिक आगे आएगा, लेकिन मैं पहले बता दूं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ऑडिट, ठीक है। तो आ जाओ, दूसरी बात क्या करेगा, कंफर्म करेगा दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, कि भाई हम दोनों एग्री करते हैं इस बात से, क्या हम दोनों इस पॉइंट पर सहमत हैं, आपसी सहमति जरूरी है ऑडिटर की और मैनेजमेंट की, तो यूनैनिमस क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, कंसेंट जरूरी है दोनों का। अगर हम किसी पॉइंट में एग्री ही नहीं कर रहे हैं और कल को जब मैं ऑडिट करूंगा मैं कहूंगा लाओ ये एविडेंस लाओ, हम तो तैयार हुए ही नहीं थे, तो लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा आपस में, कोई बात है ये। तो दोनों का क्या जरूरी है, कंफर्म करना जरूरी है और कॉमन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है दोनों के बीच। अरे कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं भी तो जीवन कैसे चलेगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, यू नो। हाँ, फिर अप्रोप्रिएट, बाकी टीसीडब्ल्यू, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के बीच, जहाँ पे टीसीडब्ल्यू है तो टीसीडब्ल्यू के साथ जरूरी है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स की बात हो रही है। हाँ, अब प्री कंडीशंस क्या होती हैं ऑडिट की, वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं, प्री कंडीशन के बारे में बात करें ना, यहाँ पे देखो क्या है वो ऑडिट की प्री कंडीशंस जो हमारा ऑडिटर चेक करेगा ऑडिट करने से पहले, क्या ये प्री कंडीशन प्रेजेंट है यहाँ पर या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं करेगा ऑडिट को, कंटिन्यू नहीं करेगा या एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो क्या मैं सॉरी प्री कंडीशन नहीं है, हम ऑडिट नहीं कर सकते हैं, और प्री कंडीशन है अरे हम करेंगे ना ऑडिट, तो ये वाली बात है। बट वो प्री कंडीशन है क्या सर, ये तो बता दो, आओ देखते हैं कौन कौन सी प्री कंडीशंस है। तो एज पर एसेट 200, किसके द्वारा, एज पर एसेट 200, ये है वो प्री कंडीशन। थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो वही मजा आएगा, बस खुश है जमाना आज 27 तारीख है। कलर लें तुम बताओ, येलो कलर लेते हैं, चलो येलो येलो डर्टी फेलो। हाँ जी, तो एज पर एसेट 200 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हाँ, तो नाम भी याद करना जरूरी है ना, जैसे हमने 200 का नाम याद करा वैसे ही 210 का नाम भी याद करेंगे। तो हमने अभी तक दो एसेट्स के नाम याद कर लिए, एक तो ऐसे 210 का क्या नाम है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हाँ जी, तो प्री कंडीशन फॉर ऑडिट मे बी डिफाइंड एज, पहली बात द यूज बाय मैनेजमेंट, यहां से चालू होता है, यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल एफआरएफ इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात तो ये, तो क्या लिखा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक बहुत बड़े काम करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रही है, तो वो जो एफआरएफ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जिस खांचे के अंदर बना रही है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी फॉर्मेट बना दिया, तो जो रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेबल है उस लॉ के अकॉर्डिंग, क्या उस लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई है या नहीं बनाई गई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो देखना जरूरी है। लाइक जैसे कंपनीज की बात करें अगर, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से है या नहीं है, वो देखना जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, देखो वही वाले दोबारा करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, इट इज एज पर एक्सेप्टेबल एफआरएफ, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया। एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी विद द दैट प्रीमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड, ठीक है, ये हटा दो, ये कोई जब देखो यहां पढ़ते हैं तो ये प्री कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, देखो ये है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्या होंगी, ये रही असली प्री कंडीशन, ये है, वो तो एक ट्रेलर था। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट आर प्रेजेंट, द ऑडिटर शैल, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि बनाई किसने है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने, तो ऑडिटर देखेगा क्या ये सही भी बनाई है या नहीं बनाई, जैसे बननी चाहिए थी क्या वैसे बनी है या नहीं बनी, शेड्यूल 3 ने बोला था जैसे क्या वैसी बनी है कि नहीं बनी है, कि अपने मुझे से कोई फॉर्मेट बना दिया, नहीं, तो वो ऑडिटर डिटरमाइन कर लेगा, ठीक है, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा भाई हमारा। और दूसरी एक और दो प्री कंडीशन होती हैं, एक तो हो गई है, ठीक है,
दूसरी प्री कंडीशन क्या रहेगी, और दूसरी प्री कंडीशन के लिए कलर चेंज कर देते हैं जिससे हम दोनों को बाइफरकेट कर पाए सही समय रहते। चलो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। क्या करेगा भाई, ऑब्टेन करेगा। क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। दोबारा बोलो, क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। हाँ, ऑब्टेन द एग्रीमेंट, ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मैनेजमेंट से कहेगा भाई एग्री करो मेरे सामने। क्या एग्री करो, कि तुम एक्नॉलेज करते हो और अंडरस्टैंड करते हो। क्या वो बुलवा के लेगा कि उनके मुंह से बोल भाई क्या तुम क्या करते हो, ऑब्टेन करेगा एग्रीमेंट, मैनेजमेंट की सहमति ऑब्टेन करेगा। क्या करेगा, मैनेजमेंट की सहमति ऑब्टेन करेगा। कैसे करेगा, ये कह के कि भाई बोलो क्या तुम एक्नॉलेज करते हो और अंडरस्टैंड करते हो, मतलब क्या तुम ये बात मानते हो और क्या ये बात समझते हो, क्या ये बात तुम जानते हो और मानते हो, प्लस क्या तुम ये समझते हो, कौन सी बातें, वो ही बताएगा। तो ये प्री कंडीशन चेक करेगा। क्या करेगा ऑडिटर प्री कंडीशन में, पहली बात तो डिटरमाइन करेगा क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो एफआरएफ अप्लाई करा है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरी बात क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। किससे, मैनेजमेंट से। ठीक है, क्या ऑब्टेन करेगा, एग्रीमेंट, सहमति, एग्रीमेंट, सहमति ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से। क्या करेगा, बोलो मेरे साथ, ऐसे करो मेरे साथ, क्या करेगा मैनेजमेंट से, सहमति ऑब्टेन करेगा। ठीक है, अब क्या सहमति करेगा कि बोलो मैनेजमेंट क्या तुम ये बात मानते हो और क्या ये बात तुम समझते हो। मैनेजमेंट ने कहा हाँ हम ये बात समझते हैं और हम ये बात मानते भी हैं, एक्नॉलेज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किसके प्रति, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ इंक्लूडिंग वेयर रेलिवेंट देयर फेयर प्रेजेंटेशन या फेयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कहेगा क्या तुम ये बात मानते हो और क्या ये बात तुम समझते भी हो। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति और फाइनेंशियल बनाने के प्रति कि वो एक्सेप्टेबल एफआरएफ के जरिए है या नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है जी, ओके। और भी कुछ करेगा, हाँ अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा, अभी तो ऑडिटर पूरा एकदम अच्छे से इनसे बुलवा के लेगा सारी चीजें, है थोड़ी छोड़ देंगे, आ जाओ। ठीक है, अब इसके अंदर ये कुछ बातें और कहेगा, और कहेगा बताओ मैनेजमेंट क्या तुम ये बात मानते हो और क्या तुम ये बात समझते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने किस बारे में समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक तो प्रिपरेशन ऑफ एफएस के बारे में, दूसरी किसके बारे में, फॉर सच इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसीडर नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कि मैनेजमेंट ने कंसीडर करे थे इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। क्या तुम ये मानते हो और क्या तुम ये बात समझते हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कुछ इंटरनल कंट्रोल का होना जरूरी है, कंसीडर करना जरूरी है कुछ इंटरनल कंट्रोल। क्या तुम्हें ये बात पता है, क्या तुम ये बात मानते हो, क्या तुम ये बात समझते हो। मैनेजमेंट ने कहा हाँ हम मानते हैं और हम समझते हैं और हमने अप्लाई भी करे हैं, जिससे क्या होगा हमारी फाइनेंशियल में फ्री रहेगी। किससे फ्री रहेगी, एमएमएस से फ्री रहेगी, चाहे वो फ्रॉड से हो या एरर से हो। ओके, मैनेजमेंट ने कहा अच्छा तो क्या तुम एक बात और जानते हो, एक बात और समझते हो क्या। मैनेजमेंट ने कहा क्या, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बारे में, टू प्रोवाइड द ऑडिटर, कि तुम ऑडिटर को प्रोवाइड करोगे। क्या प्रोवाइड करोगे ऑडिटर को, देखो बहुत मजेदार बातें प्रोवाइड करोगे ऑडिटर को, हाईलाइटर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि तुम ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करोगे, एक्सेस प्रोवाइड करोगे ऑडिटर को, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ विच मैनेजमेंट इज अवेयर, कि जो तुम्हें पता है क्या वो सारी इंफॉर्मेशन तुम ऑडिटर को प्रोवाइड करोगे, दैट इज जो कि रेलिवेंट रहेगी किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक जैसे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर। ठीक है, वो तुम प्रोवाइड करोगे। हाँ, उन्होंने बोला हाँ हम करेंगे। ठीक है, और क्या बोला, और क्या तुम करोगे ऑडिटर को, और प्रोवाइड करोगे क्या। उसने बोला क्या, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ऑडिटर को तो प्रोवाइड करोगे क्या, है जो ऑडिटर तुमसे रिक्वेस्ट करेगा फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, अपने ऑडिट के पर्पस के लिए तुमसे कोई वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो तुमने दी है वो तो ठीक है लेकिन मैं और इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने काम से रिलेटेड, तो क्या तुम वो प्रोवाइड करवाओगे। मैंने कहा हाँ करवाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात पूछा कि तुम ये बात मानते हो और ये बात जानते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बारे में, कि तुम ऑडिटर को प्रोवाइड करवाओगे किस बारे में, कि उसे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा, किसका, पर्सन का विद इन द एंटिटी, जो एंटिटी में लोग हैं तुम्हारे एम्प्लॉय हैं या जो अदर स्टाफ है, अगर ऑडिटर चाहे तो उनसे अपने काम के सिलसिले में कुछ वार्तालाप करना चाहे, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहे तो क्या वो निकाल सकता है, तुम उसे रोकोगे तो नहीं, कोई एक्सेस तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दोगे उसका। मैनेजमेंट ने कहा नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रॉम हुम ऑडिटर डिटरमाइन इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ये प्री कंडीशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन सी प्री कंडीशंस हैं ऑडिट करने से पहले। दो प्री कंडीशंस हैं, एक तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एफआरएफ अप्लाई करा है क्या वो एक्सेप्टेबल है, ये तो पहला पॉइंट यहीं खत्म हो जाता है। दूसरे पॉइंट के सब पॉइंट के भी सब पॉइंट है। दूसरा पॉइंट किस बारे में था, कहीं ना कहीं मेरा बताओ, दूसरा पॉइंट किस बारे में था, दूसरा पॉइंट था मैनेजमेंट के जानने और मानने पर और समझने पर। दिखाओ एक बार, दोबारा दिखा दूं क्या, आओ दोबारा देख लेते हैं एक बार। आजा भाई, कहाँ गया, ये रहा।
क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा। क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा सहमति मैनेजमेंट की, और बुलवाएगा। क्या बुलवाएगा? बोल मैनेजमेंट, क्या तुम ये बात जानते हो और मानते हो और समझते हो, यानी एक्नॉलेज करते हो, मानते हो और अंडरस्टैंड भी करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसके प्रति? फाइनेंशियल को प्रिपेयर करने के प्रति, कि वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनी है, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल भी है, ओके। और पूछा गया क्या तुम ये बात मानते हो और ये बात समझते हो, किसके रिगार्डिंग? इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग, जो कि जरूरी है अप्लाई करने फाइनेंशियल को बनाते समय। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात में कि तुम ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करवाओगे, ये बोलो मेरे संग। ऑडिटर को, मैनेजमेंट से बोला ऑडिटर नहीं, बोलो मेरे संग कि तुम ऑडिटर को प्रोवाइड करवाओगे एक्सेस सारा का सारा। उसमें मतलब कहां कहां पे करवाना है? ऑल इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पता है वो ऑडिटर को दोगे, पहली बात तो। और उसके अलावा ऑडिटर को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम वो भी वो कर ले सकता है, अपने काम से लेट होना चाहिए लेकिन। और अगर वो किसी से बात करना चाहे, किसी से ऑडिट एविडेंस लेना चाहे तुम्हारे एंटिटी के अंदर ही, जो कि उसके लिए जरूरी है ऑडिट के लिए, तो तुम उसे नहीं रोकोगे, नहीं रोकेंगे। तो ये सारी बातें जरूरी थी, ठीक है, समझ आया? प्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ने बहुत बार पूछा हुआ है, आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम में भी काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है। कभी हो जाए फाइनल में ही पूछ लेता, बताओ, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसका रेलिवेंस। आई होप समझ आया होगा, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड, एक मिनट, हाँ जी आ जाओ, अब आगे चलेंगे। चलो आगे चल के देखते हैं एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म। अब ये छोटे छोटे टॉपिक है। एक्सेप्ट इन द केस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, except in the case where required, where it is required under law to get accounts audited, ठीक है, is a matter of contract। ऑडिट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। जहां पे कंपलसरी है वहां तो है ही, लॉ के हिसाब से करना ही करना है, बट उसके अलावा क्या है? उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ऑडिटर एंड उसके क्लाइंट के बीच में। इट इज देयरफॉर, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बोथ फॉर द ऑडिटर एंड क्लाइंट दैट ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। तो दोनों पार्टी के लिए जरूरी है कि क्या रहे? क्लियर हो इंगेजमेंट के बारे में, कि भाई हम दोनों आ रहे हैं एक रिश्ते में, एक रिश्ता ही तो है एक तरीके से ऑडिटर और क्लाइंट का, कि हम एक रिश्ते में आ रहे हैं, हम ऑडिट करेंगे, आपका काम चेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच क्लियरिटी होनी जरूरी है, नहीं होनी, वरना रिश्ता चलेगा कैसे? इट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड शुड एग्जैक्टली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ द वर्क। हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करें, उसको रिटर्न में लिख लें, जिससे क्या हो, कभी कोई डिस्प्यूट होने की संभावना ही खत्म हो जाए और सब कुछ स्कोप भी डिटरमाइन हो जाए, कि ऐसा नहीं कि ऑडिट कहीं भी चला जाए, अरे मेरे को ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करना है, उसके घर में घुस गया, अरे तिजोरी खोलो मेरे एविडेंस निकालना है, नहीं है, छोड़िए। स्कोप डिटरमाइन हो जाएगी कि तुम कहां कहां पे जा सकते हो, कितना कितना तुम्हारा जरूरी, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है जी। आ जाओ जी उसके बाद, ठीक है। द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा? एग्री करेगा, किस चीज के ऊपर? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ या फिर टीसीडब्ल्यूजी के साथ, जहां पे टीसीडब्ल्यूजी होगा, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट। द एग्रीड टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड। क्या होंगे? जो भी हमने टर्म्स एग्री कर ली हैं दोनों ने मिलके, अब मेरे और उसके बीच में या तुम्हारे और उसके बीच में अब तय हो गया है कि भाई अब हमारे बीच में ये वार्तालाप हो गई है, हम लोग, तुम ये कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूं, तुम यहां जा सकती हो, मैं यहां आ सकता हूं, ठीक है, हम दोनों यहां जा सकते हैं, मैं वहां जाऊंगा, तुम वहां नहीं जाओगे, तो ऐसे हम लोगों ने सारे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, दोनों एग्री हो गए हैं। तो अब क्या किया जाए? बस इन एन ऑडिट, क्या कर लेंगे? उसको रिकॉर्ड कर लेंगे इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कहां पे करेंगे उसको? क्या नाम देंगे हम? अब इस एग्रीमेंट जो पेपर है जहां पे ये लिखा गया, उसको क्या नाम दूं मैं? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, और या फिर अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, जो भी कह सकते हैं, बट जनरली यही चलता है, इसे ही कहते हैं, ठीक है। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट। एमसीक्यू का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ये बताओ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजता कौन है? क्लाइंट भेजेगा या ऑडिटर भेजेगा या टीसीडब्ल्यूजी भेजेगा या कोई थर्ड पार्टी ही भेजेगा, आर्टिकल भेजेगा? तो ये है वो एमसीक्यू क्वेश्चन। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर। कौन भेजता है? ऑडिटर भेजता है टू हिज क्लाइंट। समझे? तो ध्यान रखना, कौन किसको भेज रहा है एंगेजमेंट लेटर? तो ऑडिटर भेज रहा है एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट को, ना कि क्लाइंट, क्योंकि जनरली परसेप्शन ये लगता है कि यार क्लाइंट ही तो भेजेगा ना एंगेजमेंट लेटर, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो पता है हमें जो लगता है उसका आंसर उल्टा ही होता है, पढ़ाई तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ, और ये दोनों के फायदे की बात है ना, कि क्लाइंट के भी और ऑडिटर के भी कोई इश्यू आएगा तो एंगेजमेंट मैटर में सब कुछ लिखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जितना हो सके उतना हम मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं टू द एक्सटेंट,
ठीक है। सच लेटर इंक्लूड, हाँ इस लेटर के अंदर क्या क्या होता है अब आते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, वो जो ऊपर बात लिखी थी वो सारी बात दोबारा से नीचे आ गई है। चलो देखो क्या क्या होता है। अभी जा, चलो जी, क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उद्देश्य क्या है और आपका दायरा क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने का, पहली बात ये होती है, ठीक है। दूसरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, लो 3 पॉइंट ऐसे खत्म होते हैं। 4th पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस एफआरएफ के थ्रू बनाए गए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन ये होता है एंगेजमेंट लेटर में। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या होता है, 5 पॉइंट होते हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। रेफरेंस, कि किस टाइप की रिपोर्ट होगी हमारी, उसका एक फॉर्मेट कह सकते हो या एक्सपेक्टेड कंटेंट, दोनों चीजें हम उसमें भेज देंगे। लेकिन हाँ, हम साथ में डिस्क्लेमर भी देंगे कि डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस और कंडीशन, की ये जो फॉर्मेट में भेज रहा हूं या ये जो कंटेंट में भेज रहा हूं कि मेरी रिपोर्ट ऐसी हो सकती है, इट कुड बी चेंज ड्यू टू अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, क्योंकि बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है। ये वाली बात डिस्क्लेमर में दे देंगे बात में। तो रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, तो एक रेफरेंस दे देंगे कि भाई हमारी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगी, उसमें कुछ इस प्रकार का कंटेंट हो सकता है, ठीक है, ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर, एंड अ स्टेटमेंट, ठीक है। और एक स्टेटमेंट लिख देंगे लाइक डिस्क्लेमर टाइप, दैट देयर मे बी अ सर्कमस्टांसेस इन व्हिच आर रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, जो हमने एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट भेजा है इसके अलावा हमारी रिपोर्ट जो है वो डिफर कर सकती है, वो भेज देंगे, ठीक है। If law or regulation prescribe in sufficient detail the terms of audit engagement, the auditor need not to record them in a written agreement. अगर कहीं पे law या regulation ने prescribe किया है कुछ sufficient detail के बारे में कि भाई ये आप नहीं लिख सकते, आपको नहीं लिखना, तो आप उसे written agreement में नहीं लिखेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधी बात है। Except for the fact that such law or regulation applies and that management acknowledge and understand its responsibilities. बस ये लिख देंगे कि हाँ मैनेजमेंट ये जानती है और ये मानती है और ये समझती है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और लॉ ने बोला है अपने को डिस्क्लोज नहीं करने का तो नहीं करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, नहीं बोला करने का तो नहीं करने का, लॉ इज द सुप्रीम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एंगेजमेंट लेटर का एग्जांपल है कि एंगेजमेंट लेटर दिखता कैसे है। हालांकि तुम देख सकते हो यहां पर अभी, बट जब तक रिपोर्ट के बारे में मेरे को सही से नॉलेज नहीं होगी तब तक ये देखना मेरे लिए किसी काम का है नहीं, बट एक बार नजर घुमा करके देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। लिखा है कि भाई अपनी फर्म का नाम लिख दिया यहाँ पर तुमने, ठीक है, एड्रेस वगैरह लिख दिया, बोर्ड ऑफ जिस भी कंपनी अगर करने जा रहे हो ऑडिट उसके उसे सब्जेक्ट में लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट बता दिया कि भाई क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट क्या होंगी, ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, ये तक एसेज नहीं पढ़ लोगे बाकी के, जब तक नहीं समझ आएगा अभी, ठीक है। फीस के बाद, अरे इंपॉर्टेंट बात तो ये रही ना, तुम्हें तो इससे मतलब है सर फीस, हाँ फीस बता देंगे भाई हमारी इतनी फीस है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस लाइक जीएसटी एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, फीस नहीं उसके अलावा हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है सर वो भी, ठीक है। और कुछ विल बी रेज्ड एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, बस फिर रिपोर्टिंग के बारे में बता देंगे, अपना एक्सपेक्टेड कंटेंट, और लास्ट में अपनी फर्म का नाम, नंबर और सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, और जो पार्टनर साइन कर रहा है उसके बारे में डिटेल, बस छोड़ो, ठीक है। तो ये अभी रेलिवेंट नहीं है और एग्जाम में बनाने को तो आने भी नहीं है ऐसे, बट हाँ सीख लेंगे, एक बार देख लेंगे, बाद में जब हम कुछ चीज़ समझ लेंगे तब समझ आएगी बच्चे से, अभी नहीं आएगी ऐसे भी, इसलिए उसको बस ऐसे देख लो बहुत है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बात तो ठीक है, प्री कंडीशन होना अनिवार्य है ऑडिट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले, बट सोचो जरा अगर ऐसा हो जाए, अगर कैसा हो जाए, बट सोचो कि अगर ऐसा हो जाए कि हम गए ऑडिट करने और एंगेजमेंट तय करने, बट वहां पे प्री कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, प्री कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि प्री कंडीशन है ही नहीं, लाइक जो एफआरएफ अप्लाई करे हैं मैनेजमेंट ने एफएस बनाने के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है, कुछ और फॉर्मेट बना दिया उन्होंने, तो जैसा बनाना था वैसा बनाया ही नहीं, या फिर मैनेजमेंट जानती मानती और समझती नहीं है कि क्या करना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल को अप्लाई करना चाहिए, या ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया, एक्सेस नहीं दिया, उसको रोक रहे हैं अपना काम करने से, वो सारी बातें आ सकती हैं। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा बेचारा ऑडिटर क्या करेगा, पहले बताया था कि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सीधी बात तो ये है, बट इतना कुछ लिखा है तो कुछ और भी लिखा होगा ना साथ में, हाँ वो सभी पढ़ना है। और देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हाँ
ये भी आईसीए ने बहुत पहले पूछा हुआ है काफी बार कि प्री कंडीशन केस स्टडी दे देगा और कह देगा यहाँ पे प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो बेचारे ऑडिटर को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो इतना सही आंसर है, इसके 4-5 नंबर मिल जाएंगे। इफ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, अगर प्री कंडीशन जो ऑडिट की है वो प्रेजेंट नहीं करेगी, होगी ही नहीं, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा पहले तो। ऐसे ही नहीं कि अरे प्री कंडीशन नहीं है चलो चलो मैं नहीं कर रहा, नहीं नहीं, पहले डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ कि भाई ये देखो ये ऐसा क्यों है, कोई रीजन है तो बताओ, ठीक है वैसा। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। और अगर मैनेजमेंट नहीं बता पाई सही से तो कहेगा सॉरी वी कांट टेक इट, ठीक है, वी कांट डू इट, बस, ठीक है। और अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ के द्वारा तो ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड, ऑडिटर जब देख रहा था प्री कंडीशन के बारे में तो उसने डिटरमाइन करा दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या एफआरएफ टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनएक्सेप्टेबल। हाँ अनएक्सेप्टेबल है तभी तो प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल। इफ द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड, जो प्री कंडीशन दूसरी वाली थी कि हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट, क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे एग्रीमेंट, किससे, मैनेजमेंट से। बोल मैनेजमेंट क्या तुम ये जानते मानते और समझते हो, तो वो मैनेजमेंट ने करा ही नहीं, बोला ही नहीं वो मेरे पीछे पीछे, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई सॉरी हम नहीं कर रहे एक्सेप्ट, क्योंकि तुम प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी, तुम बोल ही नहीं रहे हो हमारे पीछे पीछे, ये वाली बात रहती है। ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के प्रति, वो मानता जानता समझता ही नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल के बारे में, या फिर जो अदर एक्सेस प्रोवाइड करना था वो सब, ठीक है, यही है, सेम है। अगर ऊपर वाली बात समझ आई तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन आंसर क्या है, हमारा ऑडिटर क्या करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो, सीधी बात, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ ये वाला पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है, अब ज्यादा नंबर का तो आएगा नहीं, बट किसी बड़ी केस स्टडी में मिलके ये पूछ सकता है 1 नंबर का पॉइंट, ठीक है, इसलिए पता होना जरूरी है। बाकी बहुत छोटा सा आंसर है इसका, 1 वर्ड आंसर ही होगा इसका भी, ठीक है। देखो लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, क्या करा है, इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इंपोज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क इन द टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट सच दैट ऑडिटर बिलीव दैट लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर डिस्क्लेमर। मतलब क्या कर रहे हैं कि हम लोग जब एंगेजमेंट लेटर तय कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे टर्म्स एंड कंडीशन पर, तब मैनेजमेंट ने या टीसीडब्ल्यूजी ने हमारे स्कोप पर बाधाएं लगा दी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपका स्कोप आप ये नहीं कर सकते, सॉरी आप ये इससे बात नहीं कर सकते, आप बुक्स नहीं देख सकते, आप वाउचर्स नहीं देख सकते, मैं ऑडिट करूंगा किसका, कद्दू का है? तो वो तो वैसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे स्कोप पे क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इस हद तक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मेरे को लग रहा है कि यार अब मैं जब ऑडिट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन लग गई तो मैं साई कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, जब मैं साई कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिपोर्ट कैसे जनरेट करूंगा, मैं रिपोर्ट कैसे बनाऊंगा सही से, मैं तो रीजनेबल रिपोर्ट दे ही नहीं पाऊंगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं या तो डिस्क्लेमर और ओपिनियन लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सही है कि गलत है, मैं पहचान ही नहीं पा रहा, मुझे साइन नहीं मिल रहे हैं, साइन नहीं मिलेंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे। तो इस केस में क्या होगा फिर, देखो अब आगे बताते हैं। दैट ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, एक ओपिनियन का टाइप होता है जहां पर ऑडिटर अनेबल है साइन को कलेक्ट करने के लिए, उस केस में वो डिस्क्लेमर ओपिनियन देता है। अब यहां पर उसे लग रहा है कि मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। तो ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, ऑडिटर क्या करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जाओ कि लिमिटेड एंगेजमेंट को, क्योंकि उसे पता है रीजनेबल एश्योरेंस दे ही नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, वैसा ही नहीं है, तो क्या करेगा, लिमिटेड एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एज एन ऑडिट एंगेजमेंट। तो लिमिटेड एंगेजमेंट को एज अ ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो लिमिट एंगेजमेंट है ना भाई। और मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है ये लिमिट एंगेजमेंट है ना, आप इसे एज ए बना दो रिपोर्ट ऑडिट की, गलत बात, नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करना, गलत बात, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे भाई हम। लिमिट एंगेजमेंट को एज ऑडिट एंगेजमेंट कैसे बना ले हम, दोनों अलग अलग होता है, हमने पढ़ा है पहले, लिमिट एश्योरेंस और ऑडिट एश्योरेंस। लिमिटेड एंगेजमेंट हम लिमिट एश्योरेंस देते हैं और ऑडिट एंगेजमेंट हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। जब मैं ऑडिट एंगेजमेंट ही ये है ही नहीं, लिमिट एंगेजमेंट, तो मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा कहां से, तो बहुत धोखाधड़ी नहीं हो जाएगी फिर हमारे जो स्टेक होल्डर उनके साथ, बताओ फिर। तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, और ये तो हर जगह लिखा होता है ना, इसे ये लिख करके सेफ हो जाता है लॉ भी कि हाँ अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ ने बोला करने का तो करना, फिर तो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात है। तो बस सीधी बात, जनरली जनरल सेंस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये एक लाइन का पॉइंट है, थोड़ा सा पॉइंट है ये, ठीक है, क्या बात है यहाँ पर, क्या बात है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। देखो हुआ क्या,
हम लोगों ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय करी थी दोनों ने मिलके, मतलब मैंने और मैनेजमेंट ने। पहले तो सब तय हो गया था, लेकिन बाद में तय होने के बाद अब वो पलटने लगे हैं, अब वो बदलने लगी है, मैनेजमेंट बदलने लगी है अपने टर्म्स एंड कंडीशन को, कि वो कह रहे कि नहीं मैंने तो पहले कुछ और कहा था, अब इसको चेंज करते हैं। ऐसा नहीं, तो इस केस में फिर क्या होगा? ये तो गलत बात तो नहीं हो जाएगी? धोखाधड़ी नहीं है ये भी कहीं ना कहीं? धोखाधड़ी मतलब या फिर वो क्यों कह रही है ऐसा करने के लिए? क्या जो पहले हमने तय करा था उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन अब जाकर के उसको लग रहा है कि यार ये तो बहुत गलती हो गई मुझसे ऐसा एक्सेप्ट करके, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब वो बदलना चाह रही है टर्म्स एंड कंडीशन को, मैनेजमेंट। अब क्या करेंगे? अब आइए देखते हैं, कुछ इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, सबके बारे में बात होगी धीरे धीरे। द ऑडिटर शैल नॉट एग्री। पहले तो भाई हमारा ऑडिटर जो है वो एग्री नहीं करेगा, अरे तुमने पहले कहा था अब तुम बदल रही हो, नहीं नहीं हम तो पहले वाली को जानते हैं, पहले वाली के साथ ही जो एग्रीमेंट हुआ है उसी के हिसाब से रहेंगे, ठीक है? तो ये ऐसे बार बार बदलना अच्छी बात नहीं, मौसम थोड़ी जो बार बार बदल जाओगे, गलत बात। तो ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो। हाँ, पहल तो वो नहीं करेगा, लेकिन वो पूछेगा क्यों, वजह क्या है तुम्हारे बदलने की? क्या वजह है बदलने की? अगर कोई रीजनेबल वजह है बदलने की तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो जो चेंजिंग कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर बेवजह तुम बदल गई हो तो नहीं, तो हम नहीं बदलेंगे भाई, फिर तो वो जो पहले की बात थी वही रहेगी आज भी है? बेवजह बदलना गलत बात होती है। कोई वजह हो, रीजनेबल वजह तो हो, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास बदलने का, हाँ है, तो अलग बात है, तब हम देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है? और अगर रीजनेबल वजह नहीं है तो नहीं, तो मौका नहीं मिलेगा आपको बदलने का, ठीक है? तो ये वाली बात है। अब देखते हैं, रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट। आओ देखो, ये वाली बात यहां पर इसने क्लियर कर दी कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, तो क्या रिक्वेस्ट है उसको कैसे डील करना है। अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी, एंटिटी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई जो हमने भाई है, ऑडिटर भाई थोड़ी है, रिलेशन नहीं होना जरूरी है, रिलेशन होगा तो फिर तो गलत बात हो जाएगी, ऑडिट नहीं कर सकते, तो खैर मान लेते हैं फिर भी कि एंटिटी ने बोला देखो यार कि अब पहले की जो कंडीशन थी ना वो कुछ और थी, अब हम कंडीशन चेंज करना चाहते हैं, अब हम बदलना चाहते हैं, और इसके लिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी हम दे रहे हैं, तो ठीक है। और देखो फिर क्या होता है, रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम एंटिटी से फॉर द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए to change the terms of audit engagement may result from change in circumstances, may result from a change in circumstances affecting the need for the service, a misunderstanding as to the nature of an audit as originally request, और या फिर a restrictions on the scope of audit engagement whether imposed by management or caused by other circumstances। मतलब ये बताया है कि कब चेंज कर सकते हैं, वो रीजनेबल वजह क्या है, ये 3 तरीके की रीजनेबल वजह हो सकती है, तभी हमारा ऑडिटर जो है वो मानेगा कि आप जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, आपको बदलना चाहिए। ये सिर्फ 3 पॉइंट है जहां पर अलाउ है बदलना। कहां पर? पहला पॉइंट क्या था, और देखो दोबारा देख लो एक बार, या तो किसकी वजह से, सर्कमस्टांसेस, ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई हैं, चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है? यहां पर था चेंज सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, कि भाई सर्कमस्टांसेस बदल गई हैं तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है? या फिर जब हम एंगेजमेंट तय कर रहे थे हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आपने कुछ बोला, हमने आपकी बातों कुछ और समझ लिया, उसके बाद हमने ये टर्म्स बना ली, लेकिन अब जब हम खाली बैठे थे घर पे तब दिमाग में क्लिक हुई चीज, अरे ये तो ऐसे होती ही नहीं है, हमने गलत समझ लिया, तो अब चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, और अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय अदर सर्कमस्टांसेस। क्या हो सकता है कि ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान इस ऑडिट के स्कोप पर क्या लगा दी गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं मैनेजमेंट के द्वारा, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई मार्केट में जिसकी वजह से ऑडिट जो है वो परफॉर्म ही करना मुश्किल हो गया है उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो पहले थी ओरिजिनली। हो सकता है कोविड वाले केस में कितना मुश्किल हो गया था ऑडिट करना, कि बाहर जाना ही कहीं ना कहीं मुश्किल था, हालांकि सीएस को तो अलाउड था, वो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट था, बट फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं चीजें तो बदल गई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली चीजों को बदलना पड़ा फिर। तो यही द ऑडिटर कंसीडर द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट पर्टिकुलर इंप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो कंसीडर करेगा और फिर मान लेगा बात को, ठीक है? अ चेंज इन सर्कमस्टेंस दैट अफेक्ट द एंटिटीज रिक्वायरमेंट और अ मिसअंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग द नेचर ऑफ द सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड मे बी कंसीडर्ड एज अ रीजनेबल बेसिस फॉर रिक्वेस्टिंग अ चेंज।
ठीक है, तो उसको कर सकता है। और जो स्कोप वाली बात थी, रिस्ट्रिक्शन वाली बात थी, जो बाहर जाने वाली बात थी, उसको तो कंसीडर करेगा ही करेगा। और फिर यहां पे बताया बाकी 2 पॉइंट। इन कंट्रास्ट, अ चेंज में नॉट बी कंसीडर्ड रीजनेबल इफ इट अपीयर्स दैट द चेंज रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी। तो उन चीजों को रीजनेबल नहीं मानेंगे जो इंफॉर्मेशन को इनकरेक्ट या फिर अनसेटिस्फैक्टरी बना रही हैं, या जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन अनसेटिस्फैक्टरी हो रही है, फॉल्स है वैसे ही, या इनकम्प्लीट है। तो एग्जांपल दिया हुआ है, चाहो तो रीड भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी इस समय रीड करने की। कर लो, ऊपर ऊपर से रीड कर लो एक बार फटाफट से, तो कहोगे छुड़वा दिया, ठीक है। वेयर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साइन, जहां पर हमारा ऑडिटर क्या है, साइन ऑब्टेन करने के लिए बेचारा अनेबल है, ठीक है। रिगार्डिंग रिसीवेबल एंड द एंटिटी आस्क फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी चेंज टू अ रिव्यू एंगेजमेंट टू अवॉइड क्वालिफाइड ओपिनियन एज अ और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर एग्रीइंग, अरे ये पेन ना हल्का सा बस ये इशू है, ऊपर करते समय ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। आ जाओ। जो ऑडिटर है हमारा भाई क्या करेगा, वो क्या कंसीडर करेगा, व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर एग्रीइंग द चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू द एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो देखो, पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके हिसाब से कुछ जो ओपिनियन बनता वो अलग ओपिनियन बनता, लेकिन अब क्या हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन के चेंज होने की वजह से, किसकी वजह से, टर्म्स एंड कंडीशन के चेंज होने की वजह से जो एश्योरेंस लेवल था वो लो हो गया है। कंडीशन चेंज हुई, टर्म्स चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है मेरा एविडेंस चेंज हो गए, तो अब जो एविडेंस आ रहे हैं उनसे मेरा जो एश्योरेंस लेवल है वो लो हो गया। अब इस केस में ऑडिटर क्या क्या करेगा, क्या कंसीडर करेगा, उसको क्या करना चाहिए वो समझना है। टॉपिक समझ आया पहले, अब पढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलिए, इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब कि क्योंकि तो बीच में होगा ना कहीं ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस थी, फिर हमने अपना प्रोसीजर चालू कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद और वो क्लाइंट बोला अरे रुको 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 हमें कंडीशन चेंज करनी, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑडिट बीच में है, तो ऑब्वियसली प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो हाई चांसेस रहेंगे कि ऑडिट के कंप्लीट होने से पहले ही वो बीच में आ गया है, ठीक है। तो इफ द ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वे अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो क्लाइंट कह रहा है कि यार टर्म्स कंडीशन चेंज कर दो, उसकी वजह से ऑडिटर को लग रहा है कि अब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग सो, तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या ये करने के लिए कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं, ठीक है, ये कर लिया उसने। तो बिफोर एग्रीइंग टू चेंज, तो चेंज करने से पहले जो ऑडिट एंगेजमेंट है उसको रिव्यू बनाने के लिए या रिलेटेड सर्विस जो भी करना है, who was engaged to perform an audit in accordance with essays may also need to assess any legal or contractual implication of the change। तो क्या करेगा, कोई लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं है ये करने की, या ऐसा करने की, या ऐसा करने से कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं आ जाती है, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं आ रही है मेरे ऊपर ये चेंज करने की वजह से, तो वो ये भी देखेगा पहले, ठीक है, कंसिडर करेगा। इसके अलावा हमारा ऑडिटर क्या करेगा, कंक्लूड करेगा, क्या करेगा, कंक्लूड करेगा, क्या करेगा, दोबारा बोलो, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, कंक्लूड करेगा, क्या कंक्लूड करेगा, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट, उसे लगता है कि हाँ ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन था चेंज करने का, ऑडिट एंगेजमेंट टू रिव्यू या रिलेटेड मतलब जो भी अदर सर्विस में करने का, ऑडिट से रिव्यू या रिलेटेड सर्विस करने का, द ऑडिट वर्क परफॉर्म टू द डेट ऑफ चेंज मे बी रेलिवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट, तो जो ऑडिट वर्क परफॉर्म करेगा टू द डेट ऑफ चेंज मे बी रेलिवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट, तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। However, the work required to be performed and the report to be issued, तो जो वर्क था जो परफॉर्म करना था, टू बी परफॉर्म्ड होना है, या रिपोर्ट टू बी इशू जो रिपोर्ट इशू करनी है, वुड बी दोज एप्रोप्रिएट टू द रिवाइज्ड एंगेजमेंट, तो वो क्या होगी, वो एप्रोप्रिएट होगी किसके अकॉर्डिंगली, जो रिवाइज्ड एंगेजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या रहेगी, एप्रोप्रिएट रहेगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, तो भाई जो रीडर है उसे क्या पता ऑडिट एंगेजमेंट से क्या रिव्यू एंगेजमेंट बदला हुआ है इनका, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करा है, तो उसको कंफ्यूजन से बचाने के लिए रिपोर्ट ऑन द रिलेटेड सर्विस वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, तो ये इंक्लूड नहीं होगा द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट
ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में रेफरेंस नहीं होगा कहीं पे भी। एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट दैट द ऑडिट एंगेजमेंट इज चेंज्ड। ठीक है, तो जो ओरिजिनली उसने परफॉर्म करे थे अपने प्रोसीजर, वो टू अंडरटेक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड दस रेफरेंस टू द प्रोसीजर परफॉर्म्ड इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। मतलब कि जो उसने ओरिजिनली अपने प्रोसीजर परफॉर्म करे थे ऑडिट के दौरान, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी। इनफैक्ट या अनलेस जो प्रोसीजर थे वो नॉर्मल प्रोसीजर थे, पार्ट ऑफ रिपोर्ट था, तो वो आ सकता है, बट जो ओरिजिनल रिलेटेड था वो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। इफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज्ड, अगर चेंज हो जाती है, द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री ऑन एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट इन एंगेजमेंट लेटर। अरे हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा ना। अगर एग्री हो गए दोनों के बीच में रजामंदी हो गई, दोनों के बीच में सहमति हो गई, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको जो नया एंगेजमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अपने एंगेजमेंट लेटर में स्थापित करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो वो करना पड़ेगा। और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ जो एंगेजमेंट लेटर उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलना है मेरे को। आगे चलने से पहले ये बताओ, इतना समझ आया ना? वेरी गुड। ठीक है, हाँ, ये और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। पहले और टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला बाद में पढ़ेंगे। ये भी पूछा गया है। तो इस वाले ऐसे 210 से क्या है ना, 4-5 क्वेश्चन है जो आते हैं तो रिपीटिशन मोड में आते हैं। लाइक यही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे 200 to 110 से। ऐसे ये 3-4 क्वेश्चन है जो बार बार ऐसे रिपीट करता है। एक तो कंटेंट वाला हो गया, एक प्री कंडीशन वाला हो गया, एक अभी ये पढ़ रहे हैं और एक अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, आएगा जब। तो यही 4-5 क्वेश्चन, और मुझे ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा काफी बार पूछा गया। लाइक प्री कंडीशन वाला हो गया, और जो कंटेंट वाला था वो, और अब ये जो पढ़ा रहा हूँ ये वाला एंगेजमेंट लेटर का। तो ये काफी बार कब चेंज कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है कि ये 3 क्वेश्चन तो बहुत बार ऐसे ने पूछे हैं। और किसी भी केस के साथ वो जो वाला पॉइंट है ना कि प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करे तो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, लिमिट एश्योरेंस एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, चेंज के बाद, तो वो एक नंबर में साथ में मिला करके पूछ लेते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो रेकरिंग ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर ओवर ईयर। तो हम पिछले कुछ वर्षों से, लाइक 2-3 साल से किसी एक एंटिटी का ऑडिट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में काफी ज्यादा ज्ञान हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। उसे ही बोलते हैं रेकरिंग ऑडिट, यानी किसी एंटिटी का हम पिछले कुछ वर्षों से ऑडिट लगातार कर रहे हैं। तो रेकरिंग ऑडिट इज ऑडिट विच इज परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर ओवर ईयर्स। लाइक पिछले कुछ वर्षों से ऑडिट हो रहा है उसका और हम ही कर रहे हैं। ऑन रेकरिंग ऑडिट में द ऑडिटर शैल असेस whether circumstances require the terms of the audit engagement to be revised and whether there is a need to remind entity of the existing terms of the audit engagement। तो हमारा ऑडिटर क्या करेगा? असेस करेगा कि यार हम तो काफी टाइम से ऑडिट कर रहे हैं, तो हमने पिछली बार भी एंगेजमेंट लेटर साइन किया होगा, पिछली बार भी एग्रीमेंट करा होगा, तो एक बार वो असेस करेगा क्या इस बार जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो क्या हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको रिवाइज करने की जरूरत है या फिर नहीं, या मुझे मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाना चाहिए कि देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये ऑडिटर असेस करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये वो वाली बात लिखिए, बस इतनी सी बात लिखिए इसमें, और आगे चलते हैं इसी के बाद। ठीक है, चलो। द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एंगेजमेंट ईच पीरियड। तो ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या करना है, उसे नया एंगेजमेंट लेटर सेंड करने की जरूरत नहीं है, या कोई और रिटर्न एग्रीमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, या हर पीरियड में जरूरत नहीं है। भेज देंगे बाद में, अभी तो सब सेम ही चल रहा है तो सेम ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउएवर द फॉलोइंग फैक्टर में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट और टू रिमाइंड द एंटिटी। बट फिर भी कुछ ऐसे कंडीशन या ऐसी सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं जहां ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एक बार रिमाइंड करवा देना चाहिए कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो एक बार टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा रिकॉल करवा दो या रिवाइज कर लो। वो कौन कौन से पॉइंट है वो यहां पर मेरे को देखने, आओ देखते हैं फटाफट से। 8 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, और सारे सिंपल है, एक बार पढ़ते ही याद होंगे, देखना अभी याद तो करने ही पड़ेंगे। आई होप इतना ठीक है। चलो, तो पहला क्या, एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर हमें लग रहा है या कोई ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि मैनेजमेंट ने ऑडिट के स्कोप को या ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, तो उसको क्लियर दोबारा रिवाइज करके या रिमाइंड करवाओ कि नहीं भाई आप जो समझ रहे हैं ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑडिट का, या ये स्कोप नहीं है, तो उसको दोबारा बताना पड़ता है। ठीक है, एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट।
कोई नई या कोई रिवाइज टर्म आप ऐड करना चाहते हैं तो वो, ये तो खैर आप पॉइंट लास्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा चलेगा, अदर पॉइंट हो गए तो। हाँ, असली जो पॉइंट है वो यहाँ से चालू होते हैं, थर्ड से। मजा आएगा। अब देखो सिंपल सिंपल से हैं और याद भी अभी हो जाएंगे। 8 ही पॉइंट है। हाँ ना, चलो। रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अरे मैनेजमेंट में ही चेंज हो गया है वो, अभी कुछ है ना, मैनेजमेंट में कुछ उथल पुथल हुई है, अभी कुछ सीनियर मैनेजमेंट बदली गई है, तो फिर तो जरूरी है, क्योंकि जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन हुआ था वो पुरानी मैनेजमेंट से हुआ था, तो नई मैनेजमेंट आई है उसको तो पता ही नहीं होगा, तो एक बार रिकॉल करवाए थे या रिवाइज करवाए थे टर्म्स एंड कंडीशन को, एक उनके हिसाब से एग्री कर लेते हैं। तो बाद में बोलेंगे हमेरे साथ तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ, तो ये वाली बात रहती है। एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप में अगर कोई चेंज हुआ है तो जरूरी है। सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटी बिजनेस, अगर बिजनेस के साइज या बिजनेस के नेचर में ही बदलाव हो गया है फिर तो लगता है ना कि यार करना चाहिए रिवीजन, या करना चाहिए हमें एक बार रिमाइंड करवाना चाहिए मैनेजमेंट को, भाई ऐसे नहीं चलेगा। एनी चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ है कंपनी के। एनी चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर एफआरएफ में कोई चेंज हो गया लो, फिर तो जरूर बहुत जरूरत है। अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैनेजमेंट जो है एफएस बनाती है एफआरएफ के जरिए, वो ही बदल गया उनके लिए, तो फिर तो मजे ही मजे हैं। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, या कोई अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में अगर चेंज हो गया, तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेटेड है मेरे, कहीं ना कहीं चेंज से ही रिलेटेड है ये सारे पॉइंट, 3 से लेकर 8 तक। चेंज कहाँ कहाँ पे देखो, याद होगा अभी, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, कहाँ पे चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट या चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, चेंज इन एफआरएफ और चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। 5 पॉइंट चेंज किए हो गए, और ऊपर पढ़े थे हमने कुछ 2 पॉइंट और पढ़े थे, ठीक है। अरे तो 6 पॉइंट हो गए बल्कि चेंज वाले, लो। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटी, चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, चेंज इन एफआरएफ और चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। और ऊपर एक पढ़ा था कि किसी भी वजह से चेंज हो गया, या फिर एक पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या था, कोई इंडिकेशन लग रहा है कि भाई मामला गड़बड़ है, मामले में कुछ रिवाइज करना जरूरी है, तो इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड, अगर लगता है कि भाई मिसअंडरस्टैंड, भाई एंटिटी तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप कोई जरूरी है, याद भी हो गया, तुम अभी मेरे साथ 2 बार बोलोगे तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है, 2 बार बोलोगे तो वैसे याद हो जाएगा। और लास्ट में क्या, एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बस ये सारे पॉइंट्स हैं मेरे, समझ आया होगा। अब मुझे क्या पढ़ना है, अब मैं आगे चलूंगा और नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ूंगा। एक टॉपिक ऊपर मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो पढ़ाएंगे अभी इसके बाद ही, ठीक है। अब ऑडिट की क्वालिटीज पढ़नी है मेरे को, वो आ गया ऐसे 220 और SQC 1, तो इसी चैप्टर में मेरा तीसरा ऐसे आ जाएगा और SQC 1 भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 200 मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा था, अब यहाँ पे मेरा 210 हो गया है, 210 में पढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक बचा है उसका, फिर ऐसे 220 आ जाएगा। और क्वालिटी की जब बात तो SQC 1 भी आता है, एक ही SQC पढ़ना था, मैं शुरुआत में हमने तय कर लिया था ये तो, ठीक है, ये सब पढ़ना है मेरे को, ठीक है। तो नया टॉपिक है अब, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बोल तो नेक्स्ट लेक्चर में, तो जो बचा हुआ वो है वो खत्म करेंगे इसका 210 का पोर्शन, और ये SQC और 220 को चालू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा, और कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में, तो आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं, आप जरूर पूछिएगा, मैं तो ये कहूँगा बल्कि, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और बाय बाय, टेक केयर, जम के पढ़ते रहो, ठीक है, और बस तूफान मचा दो, चलिए बाय बाय।